हम सबको बनाने वाले ने बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत बनाया है। हम सबके पास असीमित शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों का इस्तेमाल जो करता है, यानी पूर्ण रूप से जो उसका इस्तेमाल करता है, वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी शक्तियों को ही नहीं पहचान पाते और इसी वजह से हम अपनी उम्र गुजार देते हैं ये समझने में कि आखिर हमारे अंदर कमियां क्यों हैं। कमियां वैसे किसी के अंदर नहीं है। खैर, ये तमाम बातें जो है ना, मुझे वो लोग बताते हैं जिनसे मैं अक्सर मंथन के माध्यम से जुड़ती हूँ। आज इनको मैंने आमंत्रित किया है। वो व्यक्तित्व अपने आप में बहुत खास हैं। पेशे से वो एक प्लास्टिक सर्जन है। आपने क्लिफ्ट लिप के बारे में सुना होगा ना। एक ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जो बाय बर्थ होती है, जो इसमें ना लिप्स पूरे नहीं बनते हैं। वो एक जो नवजात शिशु होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है और उनको ना स्टिच करके एक आम जिंदगी जीने के लिए वो प्रेरित करते हैं, क्योंकि जिनके होंठ आधे कटे रहते हैं वो हमेशा ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर और कमतर महसूस करते रहे हैं। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब तो चूंकि सर्जरी है तो इसका उपाय जो है वो निकल चुका है। बहरहाल वो एक सर्जन है, सोशल सर्विस करते हैं। क्लिफ्ट लिप के बारे में ना लोगों को जानकारियां देते हैं, जो बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। जो खासियत है जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, वो ये है कि वो एक ऑथर है और ब्लॉगर है। अच्छा, ऑथर भी सिर्फ अपनी मेडिकल की किताबें लिखने के लिए नहीं है, वो ऑथर हैं। उन्होंने द बैटल ऑफ पंचवटी और बहुत सारी अलग स्टोरीज लिखी हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स के ऊपर। डैफोडिल्स नाम से उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। कॉस्मिक डांस उनकी पहली कहानी थी। तो वो एक ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने सर्जरी से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक का सफर तय किया है। तो मुझे लगा कि एक सर्जन स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ साइंस के बारे में बातें करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अधिकांश ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो डॉक्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। उनके अंदर एक अलग ही किस्म की अवेकनिंग होती है। तो चलिए मैं उनको सीधा आमंत्रित करती हूँ, उनसे बातें करते हैं। हमारे साथ हैं, हाँ उनका नाम तो मैं आपको बताती हूँ, दिव्य नारायण उपाध्याय जी, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। ये भेजा मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट, और अब हम उनसे जवाब। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते योगिता जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आप? मैं एकदम आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, मेरे को मेरी आवाज आवाज आ आप रही तक है। पहुंची? हाँ, जी जी जी। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको आमंत्रित करके, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो है, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए एक स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं जो कि कुछ डिस्कोर्सेस देते हैं, उनसे हम बातें करते हैं। डॉक्टर्स सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज जिनसे मैं बात करूंगी, मैं उनसे डॉक्टरी की भी बात करूंगी और स्पिरिचुअलिटी की भी बात करूंगी, है ना। तो ये सौभाग्य है मेरा। थैंक यू कि आपने अपना समय मुझे दिया है। थैंक यू योगिता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं आपसे और आपके दर्शकों से बात कर सकूं मेरे और मेरी जर्नी के बारे में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो क्लिफ्ट लिप सर्जरी जो है, इसके बारे में बहुत से लोगों को अभी जानकारी नहीं है। मुझे इसलिए इस बारे में पता है क्योंकि मैंने बचपन में इसके बारे में पढ़ा था, है ना। तो बहुत ज्यादा तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो सर्जरी आप करते हैं वो क्या है और किसको जरूरी है इसको जानना। योगिता जी, क्लेफ्ट लिप जो है, जिसे हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी बोलते हैं, पैलेट तालू को बोलते हैं। तालु। क्लेफ्ट हाँ जी। तो क्लेफ्ट लिप पैलेट एक बहुत कॉमन कंजेनिटल या जन्मजात बीमारी है जो करीब 7-8 हजार बच्चों में एक को होती है, विच इज वेरी मच। आप अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें तो उसका बर्डन बहुत ज्यादा है, और वो केवल कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट ही नहीं है, बट ये एक फंक्शनल डिफॉर्मिटी है। अगर जिस बच्चे का ओठ और तालू कटा हुआ है तो उसका इन इफेक्ट नाक और मुंह जो है वो मिल जाता है। तो ऐसे बच्चे को फीडिंग में दिक्कत होती है। अगर ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो उसको माँ का दूध पीने में दिक्कत होती है, तो इसको थ्राइविंग में, बच्चे को बढ़ने में और ग्रोथ में दिक्कत होती है। बिसाइड्स जो नाक की और लिप की और तालू की और दांतों की जो डिफॉर्मिटी है, विच इज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल बर्डन, केवल बच्चे के लिए नहीं, बच्चों के पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स भी
यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, और आप जब अपने बच्चे को देखते हैं और इसकी नाक और होंठ और तालू कटा हुआ, इट इज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल शॉक टू द पेरेंट्स। तो ऐसे में पेरेंट्स की काउंसलिंग करना कि ये ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सर्जरी से अच्छी हो जाती है, बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल ग्रो करेगा, सर्जरी से नॉर्मल दिखेगा, ये भी एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ फैमिली का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है ऐसी प्रॉब्लम्स में। एंड आई थिंक इसका Yes. अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था। अब हिंदुस्तान में देर आर सेवरल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग फॉर दिस, कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है उसको ठीक किया जा सके, एंड दे आर ऑफरिंग फ्री सर्जरीज। वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं वॉलंटियरिंग भी करता हूँ, बाहर जाके सर्जरी करता हूँ उसके लिए। जी, रिसेंटली आप बाहर ही थे जब मैं चाह रही थी कि आपका मैं इंटरव्यू करूं, लेकिन तब आप देश के बाहर गए थे। तो जी मतलब ये बीमारी चूंकि एक ऐसी बीमारी है, इसे बीमारी भी नहीं कहना, आप ये जब डेवलप ही नहीं हुआ माँ की वूम के अंदर तो इसे हम क्या अलग से बीमारी का नाम दें। ये आपको क्या लगता है सोसाइटी के किस वर्ग में सबसे ज्यादा है? क्योंकि मैंने ना बहुत वेल टू डू लोगों में ये प्रॉब्लम देखी नहीं, कहीं इसका इम्पैक्ट डाइटरी है क्या? आप सही कह रहे हैं योगिता जी। ऑल्दो अभी साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर पाए हैं कि इसका रीजन क्या होता है, बट ये एक इंटेलिजेंट इन्फरेंस कह सकते हैं हम, ये है कि हम ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में ज्यादा देखते हैं। तो उसका उसका अनुमान, उसका इन्फरेंस ये निकाला जाता है कि मे बी इट इज ड्यू टू डाइटरी कंडीशंस, डाइटरी डेफिशिएंसीज। एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इज द ओनली थिंग जिसका कि कोई डायरेक्ट रोल कंजेनिटल जन्मजात कंडीशंस में आता है। सो दैट कैन बी वन थिंग। और बाकी मदर के अगर एडिक्शंस हैं या कुछ, तो दैट कैन बी अनदर थिंग, मदर का एक्सपोजर टू रेडिएशन। बट ये सब इंटेलिजेंट गेसेस हैं एक्चुअली। बट हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये अपर सोशल कम होता है, हम्म। इसमें कोई हम्म। कोई डाउट नहीं, लेकिन कम होता है। द इंसिडेंस इन द लोअर सोशल, प्रोबेबली डाइटरी इन्फ्लुएंसेस। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मतलब फैमिली को भी हमें काउंसलिंग देनी पड़ती है क्योंकि फैमिली जो है इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। आपने बाहर से सर्जरी कर दी है ना, देखने में अपीयरेंस वाइज चीजें ठीक हो गई। लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि बाद में जब फैमिली में डिस्कस होता है कभी, तो शादियों में प्रॉब्लम आती है कि अरे ये बच्चा ना जन्म से ऐसा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे शादी होगी तो हमारी जो आगे की जो जनरेशन आएगी वो इस तरह की प्रॉब्लम को लेकर के पैदा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी हमारे देश में ना, हमारे मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, शायद हर जगह ये प्रॉब्लम होती होगी। लोग इसके बारे में जरूर डिस्कस करते हैं। आपके पास कैसे इंसिडेंसेस आते हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूँ योगिता जी, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है, इस पे हम एक दिन अलग से बात कर सकते हैं। क्योंकि एक सर्जरी ओपीडी में बैठ के मैं ऐसे हजारों लोग देखता हूँ जो यंग लड़की को लेके आते हैं, और उसके हम्म। कोई छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि आज तक उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब लड़की मैरिजेबल एज की हो गई है, तो अब वो लाते हैं, साहब इसकी शादी करनी है, आप इसको ठीक कर दीजिए। नाउ दैट रियली पिसेस मी ऑफ। तो हम्म। मैं, बट दैट इज अनदर थिंग, वो उस टॉपिक पे कभी बात। जहां तक क्लेफ्ट लिप की बात है, तो ये बात सही है, अगर एक पेरेंट को है क्लेफ्ट लिप तो उसमें उनके प्रोजेनी या उनके बच्चों को ये डिजीज पास ऑन होने का ऑलमोस्ट 20% 25% चांस रहता है। बट इट रिक्वायर्स एक्चुअली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड थोड़ा सोशल सपोर्ट टू द फैमिली टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये ऐसी चीज नहीं है। इट इज समथिंग, वन, इट इज ओनली 25% चांस, इट इज नॉट श्योर दैट द चाइल्ड विल हैव द क्लेफ्ट और नॉट। सो इट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, दैट शुड नॉट बी एन इश्यू जिस वजह से शादी न हो या जिस वजह से आप बच्चे को ग्रो न करने दें या कुछ। दूसरा चीज ये, अगर ये होता भी है तो ये ऐसी चीज नहीं है जो कि आसानी से मैनेजेबल नहीं हो।
तो this just requires that you support and psychologically counsel the families, and the families themselves, they need to understand this and support the child. ग्लोबली लोगों के रिएक्शन सेम होते हैं, क्योंकि आप विदेशों में भी जाकर के ट्रीट करते हैं, तो सबके रिएक्शंस, मतलब मुझे लगता है कि ह्यूमन रिएक्शन चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर, वो लगभग तो सेम ही होते होंगे ना? मोर और लेस योगिता जी, मैं आपको बताऊं, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि इंसान का नेचर नहीं बदलता है। एथिकल और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, एथिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट इन जनरल जो हमारी बेसिक रिएक्शंस है वो इंसान का हर जगह वही रहता है। कहीं भी आप जाएं, अगर क्लेफ्ट लिप का बच्चा होगा तो पहला रिएक्शन शॉक होता है, दूसरा रिएक्शन इग्नोरेंस होगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, डिनायल होता है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, तीसरा होता है यू वांट टू अवॉइड द प्रॉब्लम कि भाई ये बच्चे को कैसे हटाएं या इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं, एंड देन फाइनली व्हेन यू एक्सेप्ट कि अच्छा अब तो ये बच्चा है ही, देन you have sadness, depression, and then you seek help. So this happens with everyone. This will happen to one of us if we were to have such a child. तो इसलिए why the counseling of the family is very important in cleft children. उसका एक रीजन और है कि क्लेफ्ट चिल्ड्रन का जो ट्रीटमेंट है वो सीक्वेंशियल होता है, एक बार में नहीं होता है, उसमें कई सर्जरीज होती हैं, और जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है तब तक कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, इट्स नॉट एनीथिंग मेजर, बट द चाइल्ड रिक्वायर्स टू बी इन द सुपरविजन ऑफ द क्लेफ्ट सर्जन। तो ये दिस इज आस्किंग फॉर अ लॉट, और इस चीज के लिए फैमिली को मेंटली प्रिपेयर करना, दैट इज द जॉब ऑफ द डॉक्टर हु सीज दैट चाइल्ड फर्स्ट। जिसके भी पास वो बच्चा पहली बार गया है, माँ की काउंसलिंग करना कि बच्चे को फीड कैसे करें, बच्चे के ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या एक्सपेक्ट करना है, बच्चा कैसे ग्रो करेगा, कब सर्जरीज होंगी, सर्जरी का रिजल्ट कैसा आएगा, ऑल दिस काउंसलिंग हैज टू बी डन, अदरवाइज फैमिली के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। आपने जितने ह्यूमन इमोशंस को देखे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें लोग ना अपनी आइडेंटिटी को लेकर के आपके पास आते हैं, तो क्या कहीं इन चीजों ने कि ईश्वर की क्रिएशन को वो आपके जरिए चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, क्या इस चीज ने आपको आध्यात्म की तरफ और ढकेला, या आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे थे? योगिता जी, मैं सच बताऊं तो कुछ भी होता है तो अगर साइंस की भाषा में बोले, हम मेडिसिन की भाषा में, तो उसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कॉजेज होते हैं। जीनोटिपिक मींस जेनेटिक रीजंस, और फिनोटिपिक मींस जो सुपर इम्पोज्ड कॉजेज हों। तो वही चीज जो है स्पिरिचुअलिटी में या कुछ भी आपके कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, उसमें वही कॉजेज होते हैं। वन, यू हैव टू बी प्रीडिस्पोज टू इट, चाहे वो बीमारी हो, चाहे योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हो, या आपका लव ऑफ राइटिंग हो, लव ऑफ मूवीज हो, योर एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स हो। वन, यू हैव टू बी बॉर्न विद समथिंग, and two, you have to have the right environment, right external influences. जैसे हमारे यहाँ कहते हैं स्क्रिप्चर्स में, सनातन धर्म में बोलते हैं कि जब तक खेत की जमीन तैयार नहीं होगी तब तक आप बीज डालेंगे भी तभी भी फसल उगेगी नहीं। तो जो खेत की जमीन है वो आपका दिमाग है, योर जेनेटिक मेकअप है, आपकी आत्मा, मेंटल मेकअप, वो तैयार होना चाहिए। Only then the external influences will work. Both alone will not work. Both have to come together. तो वो दोनों आएगा तभी होगा। जहां तक प्लास्टिक सर्जरी की मेरी प्रैक्टिस की बात है, तो मैं एस्थेटिक सर्जरी बहुत ज्यादा नहीं करता, which is what plastic surgery is known for. जब आप सर्जरी के बारे में बातें करते हैं तो आप सुंदर नाक और सुंदर टमीज और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये सब सोचते हैं, लेजर। क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ, इसलिए हमारा मेन फोकस जो है वो जनरल पब्लिक
को जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे फोकस है, और बच्चों की टीचिंग, बच्चे मीन्स जो प्लास्टिक सर्जरी सीखने आए हैं, जो डॉक्टर्स, मेकिंग मेकिंग गुड अच्छा। डॉक्टर. So I believe that is as important a role as being a good doctor, preparing the next generation of doctors. तो हमारा वाह। मेरा मेरा पर्सनल वर्क मेनली रिकंस्ट्रक्टिव है, विच मीन्स जन्मजात डिफेक्ट्स या ट्रॉमेटिक डिफेक्ट्स, ये मेरा पर्सनल. क्लेफ्ट क्रेनियोफेशियल मीन्स हेड एंड नेक की डिफॉर्मिटीज ज्यादा मैं करता हूँ, एस्थेटिक उतना नहीं करता हूँ. एंड आई लाइक टू टेक सम टाइम आउट टू फोकस अ लिटिल ऑन talking and interacting with my residents, with the young people who are under training, so that जब मेरे को जरूरत हो तो सही आदमी मेरे को देखे. तो इतना कुछ करने के बीच में ये लेखन जो है वो आपके पास कैसे समय निकलता है कि आप लिख भी लेते हैं? जो कि लेखन मतलब मुझे लगता है कि जो लोग ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनका तो फुल टाइम जॉब होता है, वो तो करते ही सिर्फ लिखने का काम है. पर आप दो काम कैसे संभालते हैं, जिसमें डॉक्टरी पेशा आपका ऐसा है जिससे कि आपका 100% उसे आपका अटेंशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो कैसे मैनेज करते हैं? तो आपको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा टाइम चुराना होता है. आप दोनों 100% नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली. जैसे जो फुल टाइम ऑथर्स होते हैं, ऑब्वियसली दे विल राइट मोर, दे विल राइट बेटर, दे विल market their books more, they will attend conferences, they will go to lit fests, which I will not be able to do. तो बट आई एक्सेप्ट इट कि भाई अगर अगर मेरा प्राइमरी जॉब मेडिसिन है और ये मेरा साइड पेशा है या हॉबी है, तो ऑब्वियसली मैं इसको उतना इनपुट नहीं दे पाऊंगा. और कुछ टाइम मेरे को अपने प्राइमरी प्रोफेशन से या अपने फैमिली टाइम से निकालना होगा. अल्टीमेटली प्रोफेशन से तो टाइम नहीं निकलता है, वो आपका फैमिली टाइम जाता है. तो और सच सच बोलें तो जो आप सही में चाहते हैं आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं जी. कभी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर आप कोई चीज असली में चाहते हैं कि मेरे को ये करना है, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाए. वही 24 घंटे हमारे पास भी हैं, वही 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी हैं, और बिल गेट्स हैं और हम और आप इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का काम कर रहे हैं. अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इंडियन मैथोलॉजी पर, इंडियन स्क्रिप्चर्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए? बहुत लिखा तो हुआ है, और मेरे ख्याल से मेरे बचपन में तो मैंने बहुत कहानियां सुनी है. ऑफ कोर्स बड़े होने के बाद वो सेम संस्कार मैं अपने बच्चे को नहीं दे पाई, ये मेरी गलती है. तो लेकिन आपको क्यों लगा कि करना चाहिए? आपकी गलती नहीं है योगिता जी, ये हम सबकी गलती है. मैं बताऊं, दिस व्हेन आई रियलाइज दिस, तभी से मैंने लिखना चालू किया. हमने और आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है अमर चित्र कथा, या हाँ. अमर चित्र कथा बंद हो गई, आता है लेकिन कम आता है. या गीता प्रेस की बुक्स पढ़ी हैं. अब नाउ इन द एज ऑफ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड स्नैपचैट, अब गीता प्रेस की किताबें कोई पढ़ता नहीं है, वो भी बंद होने की कगार पे आ गई थी. अमर चित्रकथा ऑलमोस्ट लुप्त प्राय है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है. तो अब लोग जो और जो एक्चुअल टेक्स्ट है, अगर आप एक्चुअल में हमारे माइथोलॉजी शब्द तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन लीजेंड्स बोलें या स्क्रिप्चर्स बोलें, उसको उठा के पढ़ना चाहें तो वो आसान काम नहीं है. It is not easy and you really need a lot of effort to actually read those books. और सही बोलूं तो आज की जनरेशन के लड़कों के, बच्चों के गले भी नहीं उतरेगा वो, जिस तरीके से वो लिखा हुआ है. मेरे भी गले नहीं उतरता वो जिस तरीके से. बट देन द फॉल्ट इज आवर्स. आई बिलीव दैट हमको वही चीज इन अ डिफरेंट वे पैकेज करके फिर से नई जनरेशन को देना चाहिए, सो दैट वो इंटरेस्ट जगे. वो जो उन स्टोरीज के पीछे जो एसेंस है, जो मॉरल है, जो ब्यूटी है, वो उस पे फोकस कर पाए, बजाय कि वो किस लैंग्वेज में लिखा है और उसमें कितने भूत प्रेत और देवी देवता और कितने अजीब चीजों का वर्णन है जो आपके गले नहीं उतर रहा है. इससे डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय I think you should be able to enjoy the wonder
and the beauty of the such beautiful literature that we have. और जब मैं लिटरेचर बोलता हूँ तो मेनली रामायण महाभारत की बात मैं करता हूँ, जो कि एक्चुअली नॉट ऑफ द अदर स्टफ जो कि विच इज एक्चुअली वेरी सीरियस रीडिंग, बट एटलीस्ट रामायण महाभारत से सबको कन्वर्सेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है कि हमारी शाम जो है, जब पहले लाइट बहुत जाया करती थी, तो हर बार जब लाइट जाती थी तो पापा एक प्रसंग सुनाया करते थे और हमारे कॉलोनी के सारे बच्चे बैठ करके कहानी सुनते थे। तो वो मैं कई बार बहुत मिस करती हूँ कि जो उन्होंने उस वक्त बताया, कुछ चीजें याद रही, कुछ चीजें भूल गई मैं, पर बहुत अच्छा और अद्भुत लगता था उस वक्त भी ना। और हमारी इमेजिनेशन, जैसे आजकल के बच्चे अपने आप को स्टार्स की तरह इमेजिन करते हैं, हम लोग अपने आप को इन कथाओं के जो कभी अब मैं कभी अपने आप को सीता समझती थी, मतलब अपने आप को सोचते भी उसी रूप में थे, है ना, कि हम बड़े होंगे ना तो कुछ ऐसा बनेंगे। खैर, ये चीजें वाकई आप सही कह रहे हैं कि जैसे संस्कारों का संप्रेषण हम करेंगे अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, वही वो बेचारे सीखेंगे, तो उसमें उनकी कोई त्रुटि है ही नहीं। बहरहाल, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? इंस्पिरेशन तो मैं बताऊं तो आई थिंक माय मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी। ही वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बट आई हैव नेवर सीन हिम एक्चुअली वर्क एज एन लॉयर। वो सरकारी सरकारी वकील थे और हमेशा तनख्वाह पे जिए, और मोस्ट ऑफ हिज टाइम ही डिवोटेड इन रीडिंग एंड राइटिंग। On the other hand, my paternal grandfather, मेरे दादाजी जो थे, who was also a lawyer, he had a law practice. So he was a total worldly wise man. So I had both the spectrums to see. एक लॉयर पूरी तरीके से प्रैक्टिस में डिवोटेड 24 घंटे में अगर 30 घंटे होते तो वो 30 घंटे लॉ की प्रैक्टिस खुद दे सकते थे, मैन ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ नाना जी थे, वो भी लॉयर, हमेशा सैलरी पे जिए अपनी, और जो भी वेकिंग आवर्स थे उन्होंने ग्रंथों को पढ़ने, उसको ट्रांसलेट करने, उस पर टीका लिखने, इस सब में बिता दिया। वेरी सिंपल पर्सन, हिज नीड्स वर फ्यू। आप अगर मेरी पहली बुक देखेंगी या आपने अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, दैट बुक इज डेडिकेटेड टू हिम। एंड उसमें आई हैव 3-4 लाइन में आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ दैट पर्सन, हाउ फ्यू हिज नीड्स वर एंड how he devoted his time only to reading and writing. So I think somewhere in the back of the mind that must have been there. I still can't say for sure. However, ये चालू कैसे हुआ? जब मेरे बच्चे, मेरी बिटिया लोग जब छोटे थे तो दे यूज्ड टू टेल मी, पापा कहानी सुनाओ, जैसे आप अभी कह रहे थे कि पिताजी कहानी सुनाते थे जी। तो सेम थिंग यूज्ड टू हैपन विद मी। तो उनको कहानियां, अब कहानियां आएंगी कहाँ से? तो कहानियां अल्टीमेटली आपके वही रामायण महाभारत से कहीं से आएंगी ना, वही बना बना के तो कितनी सुनाओगे आप? तो वो अल्टीमेटली जब कहानियां चालू हुई और चलने लगी तो एक तो बच्चों को मजा बड़ा आया। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट दे वर एंजॉयिंग इट। हाँ, और सच सच बोलूं तो हमारी मेम साहब, माई वाइफ ऑल्सो यूज्ड टू एंजॉय इट, कि यार बड़ी अच्छी कहानियां हैं। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मेरा कहानियों का स्टॉक जो है खत्म होता जा रहा है। तो I need to do some homework myself. That is how actually the journey of reading more and more and more started. That is the story of reading the इतिहास, जो बोलते हैं इतिहास, बोले तो रामायण महाभारत। जी जी जी, ये तो बड़ा अद्भुत रहा। अच्छा, अभी आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैं अभी, मेरी थर्ड बुक इन पाइपलाइन है, दैट इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, दैट इज विद द पब्लिशर्स, होपफुली गॉड विलिंग वो नेक्स्ट ईयर दैट शुड कम आउट। द अदर बुक दैट आई एम वर्किंग ऑन इज ऑल्सो ऑन इंडियन माइथोलॉजी बोले या स्क्रिप्चर या इंडियन रिलीजियस हिस्ट्री बोले तो। सो I'm trying to do some research on that, write some serious stuff, but the purpose of all my writing is that उसका presentation ऐसा हो कि हमारी यंग जनरेशन पढ़ सके। अब आप देखिए, जैसे अमीश की बुक्स आप ले लीजिए, people read it such taste. Why?
बिकॉज उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसका यू कैन मेक अ मेंटल इमेज कि हाँ ये हो रहा है, उसका उसका जो पिक्चराइजेशन सो टू से इन वर्ड्स है बड़ा अच्छा है। हम अगर जी। वही काम अपने स्क्रिप्चर्स के साथ या अपनी जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, वही काम उनके साथ कर सकें विदाउट एक्चुअली ऑल्टरिंग द स्टोरीज, दैट वुड बी अ ग्रेट सर्विस टू 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 इंडिया आई थिंक। कि आप स्टोरी बदलिए भी नहीं, लेकिन उसको ऐसा कर दीजिए कि लोग शौक से पढ़ें। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन एवरी सक्सेसिव प्रोजेक्ट ऑफ माइन। हाँ, आज के इस दौर में जहाँ पे सिर्फ लोगों को कंट्रोवर्सी पढ़ना पसंद है, उस दौर में ऐसी चीजें लिखना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है आपने अपने आप को ही चैलेंज कर रखा है कि मैं तो लिखूंगा। गुप्ता जी, मैं आपको बताऊं, अगर लोगों को कंट्रोवर्सी पढ़ना पसंद है तो रामायण महाभारत से बड़ी कंट्रोवर्सीज तो कहीं मिल ही नहीं सकती आपको। अब आप देखिए, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण का एपिसोड आता है, ठीक। हम्म। अब वो चीरहरण जो है वो हस्तिनापुर की असेंबली में हो रहा है। हम्म। ये ऐसा है जैसे कि आज की पार्लियामेंट में किसी को डिसरोबिंग आप राइट। का इवेंट हो। सो दिस इज सच अ कैटाक्लिस्मिक, सच अ ऐसा इवेंट है। आप अगर उसको सही पर्सपेक्टिव में सोचिए तो कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी, जैसे आपने बोला ना, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हम्म। है। राइट। तो इससे अच्छे कंट्रोवर्सीज, इतने इससे अच्छे स्टोरीज, इससे अच्छे सुपर हीरोज हमें कहीं मिल नहीं सकते मार्वल कॉमिक्स में। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही करें। अच्छा सर, इतने टाइम से आप इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, आपको कोई रिग्रेट रहा है किसी चीज का? रिग्रेट ये है कि अगर आपकी आवाज बंद हो गई थी, आपकी आवाज बंद हो गई है। आपकी आवाज कट गई थी, फिर से बताइएगा। हाँ। हाँ, रिग्रेट ये है कि मेरे पास वक्त थोड़ा कम 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 पड़ जाता है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन अ कॉलेज। अगर कहीं से टाइम और जनरेट हो पाए तो तो, तो मैं थोड़ा और टाइम इसमें दे सकूं। ओ, मुझे लगता है कि फिर आपको ना समय के प्रति आपको ज्यादा ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तो समय आपको फिर समय अपने हिसाब से आपको और समय दे पाएगा। एग्जैक्टली। बहुत सही, और बिल्कुल सही आपने कहा। एक और इनफैक्ट एक और पॉइंट है, और मैं चाहता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से लोग सीखें। मेरे को ऐसा लगता है, रिग्रेट बोले आप या क्या, कि आई स्टार्टेड वेरी लेट। ये जो जो जर्नी या जो रास्ता मैंने पकड़ा है, ये मैंने बहुत लेट पकड़ा है। ये लोगों को जल्दी पकड़ना चाहिए। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, बड़ी बड़ी खूबसूरत जर्नी है ये। और मेरे को लगता है ऑल ऑफ अस जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके पास इतनी रिच हेरिटेज है, योग्यता। मैं बताऊं, एवरी डे आई फील लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर। जैसे बच्चे को टॉफी की दुकान में आप छोड़ दीजिए ना, तो उसे कुछ मिलता है, बोलता है अरे आज ये पता चला मेरे को। यू नो, एवरी डे इज वंडरफुल बिकॉज यू फाइंड समथिंग न्यू। आप, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था। सो आई जस्ट wish and I hope that people will start this journey earlier than I have started. I was late. क्योंकि इस ये जो सागर है, इसको फैथम करने के लिए तो आपको 10-15 लाइफ टाइम्स चाहिए। लेकिन अगर पीपल स्टार्ट अर्ली, दे कैन एंजॉय मोर। एटलीस्ट आपने चलना शुरू तो किया, एटलीस्ट यू स्टार्टेड। है ना, ये अवेकनिंग का सबसे खूबसूरत साइन है कि आप स्टार्टेड। यस। सर, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। जब आप एक सर्जरी करते रहे हैं, सर्जन के तौर से लेकर के स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी जो जर्नी रही है, आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा होगा। कई बार हम लाइफ में ना कुछ ऐसे लेसन्स लेते हैं जो हमें लगता है कि यार किसी को बताना बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम उसकी जीवन सुधर जाए। जैसे अभी आपने एक लेसन बताया मुझे कि वन शुड स्टार्ट द जर्नी विद अर्ली, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि जो आपने अपनी यात्रा में अब तक सीखा है, वो आप अगर कंफर्टेबल है बांटने से, तो मैं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शेयर करें। जो सीखा है मैंने, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद एवरीवन। और मैं आपको बताऊं, जितना अभी तक मैंने सीखा है उसका जिस्ट एक ही है, और वो जिस्ट है कि अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए। जो हमारा रिलीजन या हमारा स्पिरिचुअल साइंसेस जो हमें सिखाना चाहते हैं, जो
कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि आप कर्ता से दृष्टा हो जाइए। कर्ता मीन्स डूअर, मैं डूअर। करता हूँ, मैं कर रहा हूं, ये इस मैं से हट जाइए। जब आप इस मैं से हट जाते हैं, जब आप दृष्टा हो जाते हैं, दृष्टा मीन्स यू आर ओनली एन ऑब्जर्वर, मैं तो देख रहा हूं ये दुनिया में क्या हो रहा है, देन यू एक्चुअली रियली बिगिन टू एंजॉय लाइफ कि साहब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पैसा आता है तो मेरे को कोई फायदा नहीं, मेरा पैसा जाता है तो मेरे को कोई नुकसान नहीं। तो if everyone, each one of us has to work towards that goal, that we stop being affected by daily ups and downs. अंततः सारी स्पिरिचुअलिटी, सारी रिलीजन की गुरु लोग आपको वहीं लेके जाना चाहिए कि आप जो है तटस्थ हो सके और चीजों से अफेक्ट होना बंद करें, चाहे वो आपकी अच्छाई हो रही हो चाहे वो बुराई हो रही हो। जब ऐसे होगा तो आपके जीवन में जितने दुख हैं, जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उसको आराम से पार कर सकेंगे, जो कि आएंगी ही आएंगी। लाइक बुद्ध हैज सेड, जब तक आप संसार में हैं तब तक दुखों से कोई बचाव नहीं है। तो यू हैव टू। सर आप बहुत जो बातें आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में जब ये आभास होना शुरू हो जाए तो इंसान अक्सर अपने आप को बड़ा कनेक्टेड फील करना शुरू कर देता है उस सुपर पावर के साथ। ये एक सीक्रेट क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी, डू यू फील टू कनेक्टेड टू दी टू सेल्फ या टू दी सुपर पावर? मैं ये तो नहीं कह सकता योगिता जी, बट मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ वो उस रास्ते में मुझे अच्छा लग रहा है, और आई होप what I am seeking, I will find it. And if I do, or even if I don't, I hope I will be able to share this with others so that others also at least start seeking. The seeking, सीकिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि सही सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि उसका जवाब पा जाना। अगर आप समझ रही हो कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ, आपकी शुरुआत होती है सही सवाल पूछने से। वो सही सवाल आप पूछ पाए उसके लिए सालों की प्रिपरेशन लगती है। कई बार गलत सवाल पूछ के, गलतियां करके फिर आदमी सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में सही चीज खोजने लगता है। तो आई फील कि अगर लोग, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग एवरी डे, एंड ऑफन मेरे को ऐसा लगता है दैट आई लुक फॉरवर्ड टू द डे व्हेन आई कैन रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स एंड स्पेंड मोर टाइम विद माई सेल्फ, with books, spend more time thinking about these things. It is exciting that I can look forward to this, and I hope that everyone will learn कि अपने 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 लाइफ में बिसाइड्स जो डेली रूटीन, जो पैसा कमाने की दौड़ है और घर घर है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, रिलेशंस का स्ट्रेन है, उसको छोड़ के अपने लिए 5 मिनट का माइंड स्पेस मीन्स व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो वो सोच जब आ जाए आपकी, फ्रॉम देयर ऑन एवरी डे विल बी अ प्रोग्रेस। आई होप पीपल स्टार्ट दैट सून। या और जैसे आपने कहा कि यू आर सीकिंग, तो मुझे लगता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं दरअसल में वो भी तो आपको ढूंढ रहा होगा ना। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। ये रूमी की एक बहुत अच्छी कोटेशन है जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि, और स्पेशली इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जर्नी होती है उसमें आप यूं ही नहीं आए, कुछ तो वजह रही होंगी आपके अवेकनिंग की। आपसे बात करके बहुत अद्भुत लगा। अज्ञानता का ये हाल है योगिता जी कि मैं जानता भी नहीं कि मैं क्या खोज रहा हूँ, बट वो खोज में ही मजा आ रहा है। यही अपने आप में खूबसूरत है। आपसे बात करने में एक अलग ही किस्म का मुझे ऐसा था कि एनलाइटेंड, मुझे लगा ये सेशन बहुत एनलाइटेंड सा रहा।
जहाँ पे हम एक डॉक्टर से भी बात कर रहे थे और एक ऐसे व्यक्तित्व से भी बात कर रहे थे जो डॉक्टरी से उतर कुछ और भी करते हैं, है ना, जो दिल के डॉक्टर भी हैं, आत्मा के डॉक्टरी भी करते हैं। तो आज के लिए जो समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कुछ और नया करें तो मुझे जरूर बताइएगा, और जब आपको वो मिल जाए जिसको आप ढूंढ रहे हैं तो भी मुझे जरूर बताइएगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।